नमस्कार साथियों, मैं सचिन आपका आपके अपने परिवार सफलतागढ़ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सफलतागढ़ आओ लिखें कलम से इतिहास। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो पैट का एग्ज़ाम है, यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्ज़ाम, वो 15 और 16 अक्टूबर को होना सुनिश्चित हुआ है। तो उसी की तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए आपके लिए आज से एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूं मैं, जो हिस्ट्री से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यू मिलेंगे। पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप अपने सभी दोस्तों में, सभी जो भी सगे संबंधी हैं, जो भी इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, उन सभी तक इस क्लास को पहुंचाएं। ये ना कि यूपी ट्रिपल एससी पैट, बल्कि लेखपाल, बाकी जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं उन सभी में कारगर साबित होने वाली है। तो इसलिए इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे कि कोई भी वीडियो मिस ना हो। ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता। इस पर डेली एक वीडियो, कम से कम एक वीडियो डेली अपलोड होती रहेगी, जो कि जीके जीएस को आपका बहुत अच्छा बनाएगी। 50 नंबर का जीके जीएस है, तो उसी 50 नंबर की नंबर को कवर कराने के लिए मैं इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें जितने भी हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो भी इसको सपोर्ट करें, और ऑनलाइन जितने भी जुड़े हुए हैं वो सभी लोग इसको अपने जब भी आपको समय मिलता है तब देखिए। लाइव क्लास, बहुत जल्दी लाइव क्लास भी देंगे। फ़िलहाल वीडियो मिल रही हैं, एमसीक्यू देंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। कम समय में उसका आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये है हमारा चैनल, सफलतागढ़ के नाम से चैनल है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, यहाँ एक बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस करके आगे बढ़ जाएं, और वीडियो आपको समय पर मिलती रहेगी यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बड़े ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ना, बहुत ही काम आने वाली है ये क्लास। और बिना स्किप किए एक भी क्वेश्चन, पूरा पीडीएफ भी मिलेगा आपको। मैं लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आपको हर वीडियो की पीडीएफ मिलती रहेगी। आप और जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास, मतलब ऑनलाइन वीडियो ले रहे हैं हमारी, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिएगा। जो भी कमी हो वो बताते रहिएगा, अगली वीडियो में पूरी तरीके से सही करके लाया जाएगा आपके सामने। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आने वाला है, और ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। तो इसका आंसर करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। तो सभी लोग इसका आंसर फटाफट देंगे। इसका आंसर, सही आंसर जो होना चाहिए वो होगा इसका मोहनजोदड़ो। इसका करेक्ट आंसर है मोहनजोदड़ो। इसका डिटेल भी मैंने इसलिए दे रखा है इसमें, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। डिटेल जो इसका है कि मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे, और पानी के लिए नालियों की व्यवस्था थी। अनेक घरों में शौचालय भी बने हुए थे। तो ये हमारे मोहनजोदड़ो में ये हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। तो मोहनजोदड़ो था, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो में क्या क्या पाया गया कि वहाँ प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे, और पानी के लिए नालियों की व्यवस्था भी की गई थी। ऐसे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। तो इसमें आपको, जैसे कि आंसर मैंने साथ ही साथ दिया, मैं तो प्रैक्टिस कराने के लिए सिर्फ आपको दे रहा हूँ, जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रहे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। तो यहाँ पे इन सभी में अज्ञात बताई गई है। क्या कहा गया है कि सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह, 250 से 400 तक अक्षर हैं, जो सेल खड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटकियाँ गुटकाओं आदि पर मिलते हैं।
यह लिपि चित्रात्मक थी, यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए इसकी लिपि कैसी है, अज्ञात लिपि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मतलब मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो अर्थ क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। हम इसको 9th-10th में भी पढ़ते आए हैं इसके बारे में। मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम है वो क्या है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो जिसका सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला, इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। तो इसकी खोज किसने की मोहनजोदड़ो की, राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। सबसे बड़ा भवन कौन सा है बताइएगा। सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो में जो भवन है वो है धान्यागार। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है, धान्यागार। इसके बारे में मैंने ले रखा है आपके लिए कि मोहनजोदड़ो का धान्यागार 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11.88 मीटर तथा पूरब से पश्चिम की ओर चौड़ाई 7.01 मीटर थी। ठीक है, तो विशाल स्नानागार से भी बड़ा क्या था, धान्यागार था। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे जो आपका आंसर जो है वो क्या होगा। यहाँ जो आपका क्वेश्चन था कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है, तो सबसे बड़ा भवन धान्यागार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था, दूध और इसके उत्पाद। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था, तो दूध और इसके उत्पाद इसका प्रमुख भोजन हुआ करता था, जो भी उस समय वैदिक आर्य लोग थे। ठीक है, इसके बारे में डिटेल भी है कि वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में यव मतलब कि जौ डालकर क्षीर, पकोदन तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में डालकर करम्ब नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। तो ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो इतना याद रखना। जो वैदिक आर्य थे उनके जो भोजन क्या हुआ करता था, उनका भोजन हुआ करता था दूध दूध और उसके उत्पाद, मतलब दूध, दही, ये सब चीज़ें हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था। तो सबसे पहले कौन सा प्रयोग किया गया, तो सबसे पहले अभी हमने ऋग्वेद में पढ़ा है ना, क्या, जौ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जौ। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ का प्रयोग करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन कहता है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। तो आंसर इसमें होगा डी, तांबा। सबसे पहले कौन सी धातु, तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत हो गई है, फिर भी मैं आपको उसका उच्चार करके बता देता हूँ कि वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में अग्रा नामक धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा और लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, तो इसको तांबा माना गया है। वैसे इसकी पहचान तांबा, कांसा और लोहे के रूप में की जाती है, लेकिन ऋग्वैदिक आर्य जो थे उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था, इसलिए सर्वप्रथम जो प्रयोग धातु मानी जाती है वो तांबे की धातु मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वेद शब्द का अर्थ क्या है। तो वेद शब्द का अर्थ सभी जानते हैं कि ज्ञान होता है। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन ये है कि किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से
वेद त्रयी कहा गया है। तो तीन कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद वेदत्रयी या त्रयी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो क्या है? अशोक मौर्य का रुमिनदेई स्तंभ जो है वो बताता है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान। ठीक है, क्या है इसके बारे में वो भी पढ़ लीजिएगा एक बार। इसमें दिया गया है कि अशोक के रुमिनदेई लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि वह अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम में गया। उसने वहां पत्थर की दीवार बनवाई और शिला स्तंभ खड़ा किया। वहां भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। अतः लुम्बिनी ग्राम का भूमि कर घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक के रुमिनदेई लघु स्तंभ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो आंसर लगाइएगा, मौर्य या शाक्य। अब इसमें कई लोग मौर्य करेंगे, नहीं, वो शाक्य वंश से संबंधित थे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी गांव में हुआ था। कब? अभी आपको बताया था ना, कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? राजगृह में। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ठीक है, यहाँ पर ये याद रखना, अजातशत्रु के समय अध्यक्षता किसने? महाकश्यप ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म का संस्थापक कौन है? महावीर है। भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है और इनका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेम के साथ मिलता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। ठीक है, तो ये कहा जाए कि संस्थापक कौन है, तो महावीर स्वामी बताए जाते हैं, लेकिन इनके जो प्रथम तीर्थंकर हुए थे वो ऋषभदेव थे। तीर्थंकर इनके गुरुओं के नाम होते हैं जो इनका प्रचार प्रसार करते हैं। तो ऋषभदेव जो थे वो इनके पहले तीर्थंकर थे, लेकिन 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को इनका संस्थापक मूल रूप से माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो यहाँ पे जो जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है, अभी हम आपको पीछे ही क्वेश्चन में बता के गए हैं किसको माना जाता है। पहला तीर्थंकर, यहाँ पे पहला तीर्थंकर है, संस्थापक नहीं है। तो पहला तीर्थंकर किसको? ऋषभदेव को माना जाता है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? पावा में। ठीक है, वर्धमान महावीर ने मल्ल महाजनपद की राजधानी पावा या पावापुरी में परिनिर्वाण प्राप्त किया था। पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? अंग कहा जाता है, अंग। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, मतलब कि सिद्धांत। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुप्रयोग सूत्र आते हैं। बौद्ध साहित्य और जो बौद्ध साहित्य है उसको त्रिपिटक कहा जाता है। जैन साहित्य को अंग और बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक। आगम भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। सिद्धांत आगम का अर्थ होता है सिद्धांत। ठीक है, याद रखना, छोटी छोटी चीज़ों से ही गलतियाँ हो जाती हैं, वो नहीं करनी हमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया?
अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? सभी जानते कलिंग के युद्ध से आया है। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? कलिंग का युद्ध। क्यों होना चाहिए? देखिए इसमें जो व्याख्या दी गई है उसको पढ़ते हैं कि अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध की घटना के बाद आया। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक द्वारा मेरी घोव की नीति का त्याग कर धम्म घोव की नीति को अपनाया गया। यहाँ पे एक थोड़ी मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। तो इतना हमें याद रखना है कि कलिंग युद्ध से ही उसकी प्रशासनिक नीति में परिवर्तन आया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो ये रहा। कलिंग युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है रॉक एडिक्ट 8वां, ठीक है, रॉक एडिक्ट 8वां। ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है ये भी देखिए। 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के अभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की थी। कलिंग के युद्ध के बाद उसने युद्ध नहीं लड़ा, युद्ध पहले ही त्याग दिए, उसने वहीं से त्याग दिए कि आज से हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो ये रहा कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो वो किस में है? ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं, ठीक है। उसके बारे में जानकारी ये है कि अशोक के अभिलेखों में शाहबाजगढ़ी एवं मनसेहरी के अभिलेख खरोष्टी लिपि में, तक्षशिला और लगमान अभिषेक आरमेइक लिपि में, सरकेना अभिलेख आरमेइक एवं ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण हैं। इसके अलावा सभी शिलालेख लघु शिलालेख स्तंभलेख एवं लघु स्तंभलेख ब्राह्मी लिपि मतलब अधिकांश ब्राह्मी लिपि में है। बाकी जो तक्षशिला में लगमान में अभिलेख मिले वो आरमाइक से हैं। बाकी शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा के अभिलेख जो हैं वो खरोष्टी लिपि में हैं, ठीक है। लेकिन अधिकांश जो मानी जाती है उनकी वो ब्राह्मी मानी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो वो कौन था? वो था जेम्स प्रिंसिप। 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था, ठीक है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप नामक विद्वान ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, जबकि सबसे पहले 1750 ईस्वी में टिफेन महोदय द्वारा खोजा गया अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था। प्रसिद्ध इतिहासकार D.R. भंडारकर महोदय ने तो मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया था, ठीक है। महत्वपूर्ण इसमें क्या है, जो सर्वप्रथम ये 1837 में जेम्स प्रिंसिप नामक विद्वान ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। सबसे पहले किसने पढ़ा? 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा। इतना हमें याद रखना है। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो कौन सा है? अशोक है, उसी के शिलालेख चलते हैं, सब ज़्यादातर उसी के मिले हैं। तो किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है, ठीक है। मौर्य वंश के शासक अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। तो कभी भी पूछा जाए कि शिलालेखों का जनक किसके कहा जाता है तो अशोक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि गहरोली में जंग रहित और लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? तो वो गुप्त। कौन किसने किया? वो गुप्त ने किया। गहरोली का लौह स्तंभ गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। दक्षिण दिल्ली में गहरोली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की विजयों का उल्लेख है। यह स्तंभ गुप्तकालीन धातु विज्ञान के समुन्नत होने का ज्वलंत प्रमाण है, ठीक है। तो क्या है? गुप्त ने इसको कराया था, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की वह कौन था? तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमांक या विक्रमादित्य कहा जाता है। इसकी माता का नाम दत्त देवी था। इसका काल गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। तो गुप्त काल का स्वर्ण युग किसका है? विक्रमादित्य का, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है
वो है हर्षण निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था। तो हर्षण किसका था, तो हर्षण जो था वो समुद्रगुप्त का था। ठीक है, तो हर्षण समुद्रगुप्त का राजकवि था। हर्षण ने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की तथा इसे कविराज भी कहा जाता था। कविराज भी कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे। लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो वो समुद्रगुप्त को कहते थे। लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त को कहते थे। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में उसे लिच्छवी दौहित्र, मतलब इसका अर्थ होता है लिच्छवी कन्या से उत्पन्न, बताया गया है। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। ठीक है, लिच्छवी कन्या से उत्पन्न इन्हें माना जाता था, इसलिए इनको लिच्छवी दौहित्र कहते हैं। ठीक है, लिच्छवी दौहित्र का अर्थ क्या होता है, लिच्छवी कन्या से उत्पन्न। निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अभी आप पढ़ के आए हो किसको, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त ने अपने शासन के दौरान कई युद्धों का सामना किया, परंतु उसे किसी युद्ध में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। ठीक है, इसी कारण प्रसिद्ध इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी। तो कभी अगर बड़े एग्जाम में भी ऐसा आ जाता है, लेकिन उसमें जब डीपली पूछता है तो कहता है कि किस इतिहासकार ने या किस विद्वान ने कहा कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त है, तो वो कौन है, विसेंट स्मिथ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था। तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। हर्षवर्धन को दक्षिण भारत के शासक पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य वंश का था ये, ने नर्मदा नदी के किनारे हराया था। ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी, तो सबसे पहले हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी, थानेश्वर थी। ठीक है, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी, एक मिनट, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थानेश्वर में थी। राज्यवर्धन की मृत्यु के उपरांत 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना। बाद में उसने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, सबसे पहले उसकी थानेश्वर में थी, लेकिन 606 ईस्वी में थानेश्वर का शासक बना था ये। बाद में उसने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया था। तो पहली थानेश्वर, उसके बाद कन्नौज। ठीक है, शासक कब बना, 606 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30वां क्वेश्चन है, लेकिन ये 29वां होगा, एक क्वेश्चन इसमें मिस है बीच में। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम, निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी। निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी, तो वो थी मिहिर भोज ने। किसने ली थी, मिहिर भोज ने ली थी। तो इसके बारे में बताया गया है, रामभद्र का पुत्र और उत्तराधिकारी मिहिर भोज प्रथम 836 से 885 ईस्वी प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हुआ। उसने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। भोज वैष्णव धर्मानुयायी था तथा उसने आदिवराह एवं प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी। क्योंकि प्रश्न में प्रमाण शब्द पूछा गया है, जो त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है उसका सही वाक्य प्रभास ही होगा। ठीक है, तो प्रभास, ये प्रमाण जो है इसकी जगह पे प्रभास भी हो सकता है, लेकिन जो प्रमाण की उपाधि ली थी वो किसने ली थी, मिहिर भोज ने ली थी। अगर प्रभास की उपाधि का पूछा जाए तो भी वो मिहिर भोज ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था। तो वो किस शताब्दी में था, 13वीं शताब्दी में था। सभी जानते हैं इसका आंसर 13वीं शताब्दी में था। कुतुब मीनार के निर्माण का आरंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी में किया एवं यह इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 ईस्वी के कार्यकाल में पूरा हुआ। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। अतः निर्माण वर्ष के अनुसार यह 13वीं शताब्दी बनवाया गया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का भी निर्माण करवाया। ठीक है, चौथी मंजिल के अलावा 2 और मंजिल फिर फिरोज ने करवा दी थी। ठीक, 13वीं शताब्दी में बना, इतना याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि
वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? तो वो कौन थे? गुलाम तथा तुगलक। ठीक है, गुलाम तथा तुगलक थे। खिलजी शासकों ने से पहले गुलाम वंश आया तथा खिलजी शासकों के बाद तुगलक वंश का शासन हुआ। ठीक है, खिलजी वंश जो था वो 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। उससे पहले 1206 से 1290 तक गुलाम वंश था और 1320 के बाद 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक वंश चला। तो एक पहले और एक बाद का पूछा है, तो पहले गुलाम वंश और बाद में तुगलक वंश का शासन हुआ। ठीक है, मुझे लगता है अच्छा चल रहा होगा आप तक अभी तक सबका। ठीक है, आसान क्वेश्चन भी डाले हैं, थोड़े ऐसे भी हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े हों, तो सब कुछ लेके साथ चलना है। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और जो भी डाउट बन रहा हो, कोई समस्या आ रही हो कैसी भी, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि आने वाले वीडियो में उस समस्या को दूर किया जा सके। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ किसने की थी? तो ये सभी जानते हैं किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। ठीक है, बाजार विनियमन प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आरंभ की गई थी। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन दीवाने रियासत नामक अधिकारी का, मतलब जो बाजार का जो भी देख रेख करता था वो कौन कहलाता था? अधिकारी का नाम हुआ करता था दीवाने रियासत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? तो सभी जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने चमड़े की मुद्रा प्रारंभ की। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का जो संस्थापक था वो बहलोल लोधी था। इब्राहिम लोधी नहीं करना है, बहलोल लोधी था। कैसे था वो आपको यहाँ पे अभी पता चल जाएगा कि लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी 1451 से 1489 तक रहा। उसने सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह को अपदस्थ कर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया था। मतलब उसको हरा के, अलाउद्दीन आलम शाह को हरा के दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया था। ठीक है, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। कार्यकाल 1451 से 1489। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? तो सभी जानते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बाबर हुआ करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आने से पहले इसके बारे में जान लें। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक एवं प्रथम शासक था। उसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत में जिस राजवंश की स्थापना की वह तुर्की नस्ल का चगताई वंश था, परंतु आमतौर पर इसे मुगल पुकारा गया। ठीक है, तो वंश कौन था इनका? चगताई वंश था। ठीक ठीक है, तो इसका आंसर क्या था? क्वेश्चन जो आपका अभी था कि भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था, तो वह बाबर था। कौन से वंश का था? चगताई वंश का था। ठीक है, सन कब 1526 ईस्वी में इसने राजवंश की स्थापना की थी। वो राजवंश चगताई वंश था, लेकिन यह नस्ल तुर्की नस्ल का था। ठीक है, इसे बाद में मुगल पुकारा गया है। ठीक, इस वंश को बाद में मुगल वंश कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो प्रथम मुगल बादशाह कौन था? बाबर था। अभी हम पढ़ के आए। ठीक, मुगल बादशाह बना कैसे था? तो सभी जानते हैं उसने किसको हराया था पानीपत के युद्ध में। भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर था। इसने पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। ठीक है, इब्राहिम लोदी को 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में प्रथम पानीपत के युद्ध में हराया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो ये रहा कि पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई? ये आपको कमेंट में देना है। ये आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। ठीक है, ये दो ही ऑप्शन मैंने दिए हैं इसमें, लेकिन ये मैं इतना भी कह दूं, ये दोनों ही ऑप्शन अगर सही हैं, दोनों में से अगर कोई भी सही है तो कमेंट बताएं, लेकिन इसके दो ऑप्शन और हैं, वो मैंने जानबूझ के नहीं दिए हैं, और आंसर इन दो में से ही है, ये भी बता दें, ये दोनों ही गलत है। ठीक है,
वो जो दो ऑप्शन मैंने नहीं दिए उनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। तो द्वितीय युद्ध जो था पानीपत का, वो किसके बीच लड़ा गया था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है आज के सेशन का। 38वां क्वेश्चन जो है याद कर लीजिएगा, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन के बीच हुई, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो वह बदायूनी ने किया था। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का फारसी में रजमनामा नाम से अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने नकीब खां फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयासों से किया था। ठीक है, किसने, बदायूनी ने, अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, कहाँ, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था। ठीक है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम, तो तानसेन का मूल नाम क्या था, रामतनु पांडे, रामतनु पांडे। ठीक, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का संबंध हिंदू गौड़ ब्राह्मण परिवार से था। तानसेन के पिता का नाम मुकुंद पांडे था। इनका गांव मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में था। तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीन इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था या किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो सभी जानते हैं दीन इलाही कौन था, अकबर शुरू करने वाला था। ठीक है, दीन इलाही नामक एक नया धर्म अकबर द्वारा शुरू किया गया था। इसके प्रथम अनुयायी बीरबल थे। सभी धर्मों के सार संग्रह के रूप में अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में दीन इलाही दैवीय एक ईश्वरवाद, मतलब कि इसमें माना गया था, दीन इलाही में माना गया था कि ईश्वर एक है, का प्रवर्तन किया गया। अबुल फजल इसका प्रधान पुरोहित था। तो अबुल फजल जो थे उनको प्रधान पुरोहित बनाया गया था और पहले अनुयायी इसके जो बने थे वो बीरबल बने थे। ठीक है, बीरबल का मूल नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बीरबल का जो मौलिक मूल नाम है वो क्या है, बीरबल तो बाद में कहा गया, लेकिन उनका नाम क्या था वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताउस किस मुगल भवन में रखा गया था। तो वह दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया था। दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया था। ठीक है, दिल्ली के लाल किले में निर्मित दीवाने आम में इसके पीछे की दीवारों में बने एक कोष्ठ में विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताउस रखा जाता था। ठीक, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि मोती मस्जिद निम्नलिखित से किस नगर में स्थित है। मोती मस्जिद कहाँ स्थित है, आगरा में। मोती मस्जिद आगरा के किले में स्थित है। इसका निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, अब मोती मस्जिद दो प्रकार की हो गई, दिल्ली के लाल किले में है, आगरा के लाल किले में है। दिल्ली ऑप्शन में नहीं है इसलिए आगरा लगा है, दोनों आएंगे नहीं, दोनों आएंगे तो हो सकता है उसमें ये पूछे कि मोती मस्जिद किसने बनवाई। अगर बनवाई का है तो आगरा में शाहजहाँ ने बनवाई, दिल्ली में औरंगजेब ने बनवाई। इतना हमेशा ध्यान रखें, है दोनों लाल किले में मोती मस्जिद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। तो जिंदा पीर सभी जानते हैं, औरंगजेब। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है उससे पहले हम इसकी डिटेल जान लें, औरंगजेब को जिंदा पीर क्यों कहा गया। औरंगजेब जो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था, जो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था उसका वह स्वयं अभ्यास करता था। उसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था तथा वह अपने युग के प्रचलित पापों से दृढ़तापूर्वक अलग रहता था। इस प्रकार उसके समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे तथा मुसलमान उसे जिंदा पीर के रूप में मानते थे। ठीक है, तो मुसलमान उसे क्या मानते थे, जिंदा पीर के नाम से। अगला क्वेश्चन जो है, नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था, तो वो था बालाजी जनार्दन भानु। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी का गुरु कौन था। तो शिवाजी का गुरु कौन था, रामदास शिवाजी के गुरु थे। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। उसके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई तथा संरक्षक एवं शिक्षक दादा कोंडदेव का पड़ा था। ठीक है, उसके उनके दादा का नाम क्या था, कोंडदेव का पड़ा था, और इनके गुरु का नाम समर्थ रामदास था। अगला क्वेश्चन है
कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ, तो वह 1674 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट अथवा विश्वेश्वर भट्ट द्वारा 14 जून 1674 को राजधानी रायगढ़ में हुआ था। 18 जून 1674 को इनकी माता जीजाबाई का निधन हो गया, अतः तांत्रिक विधि से दूसरा राज्याभिषेक निश्चलपुरी गोसाई द्वारा 24 सितंबर 1674 को संपन्न कराया गया। ठीक है, माना 1674 में ही जाता है। एक बार उनका 14 जून को हुआ, माता उनकी एक्सपायर हो गई 18 जून को, उसके बाद 24 सितंबर 1674 को उनका दोबारा राज्याभिषेक किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता था, तो वो बाजीराव प्रथम को कहा जाता था। बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य के महान सेनानायक थे। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाने के बाद बाजीराव प्रथम को दूसरा पेशवा नियुक्त किया गया। 43 नंबर क्वेश्चन था ना। ये था, माफ कीजिएगा। बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य के महान सेनानायक थे। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाने के बाद बाजीराव प्रथम को दूसरा पेशवा नियुक्त किया गया। शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम ही दूसरा ऐसा मराठा सेनापति था जिसे गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया। वह लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता। तो लड़ाकू पेशवा कौन? बाजीराव प्रथम। ठीक, अगला क्वेश्चन नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था, तो बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। यह बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। इनका शासन 1740 से 61 ईस्वी तक था। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाल सत्ता में वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे, तो कौन थे? अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। इसने 1510 ईस्वी में गोवा जीता, 1511 ईस्वी में मलक्का पर नियंत्रण किया तथा फारस की खाड़ी में हरमुज पर अधिकार किया। ठीक है, तो भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक नींव किसने डाली थी? पुर्तगाली गवर्नर का नाम अल्बुकर्क था। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था, तो वह 1849 में मिलाया था। कब मिलाया था? 1849 में मिलाया था। लॉर्ड डलहौजी ने गुजरात के युद्ध के बाद 1849 ईस्वी में पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया था। 1849 ईस्वी में पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था 3 सदस्यों की एक कमेटी को सौंपी गई। हेनरी लॉरेंस को प्रशासनिक व्यवस्था, जॉन लॉरेंस को भू राजस्व प्रबंध एवं चार्ल्स मैमसन को न्याय विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। इस प्रकार पंजाब राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। कब? 1849 में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था, तो आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। अच्छा, रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण परमहंस जो थे ये किसके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद के थे। रामकृष्ण मिशन किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने स्टार्ट किया रामकृष्ण मिशन। दयानंद सरस्वती ने कौन सा किस समाज की स्थापना की, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पहले इसको पढ़ लें कि 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसके प्रमुख संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एवं महादेव गोविंद रानडे थे। प्रार्थना समाज का प्रमुख उद्देश्य जाति पाति का विरोध, पुरुषों तथा स्त्रियों की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये थोड़ा ऊंचे लेवल का क्वेश्चन है क्योंकि मिलान आपके इसमें
इतनी ज़्यादा संभावना है नहीं कि आए, तो फिर भी जानकारी बढ़ेगी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो बेस समाज बचा, तो बेस समाज की स्थापना किसने? केशव चंद्र सेन तथा के श्रीवरलु नायडू। अब ये कैसे लगेगा इसका आंसर? तो हो जाएगा BADC। BADC, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। अगला क्वेश्चन जो है वो उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोस ने की थी। विलियम जोस द्वारा 1784 ईस्वी हेस्टिंग के समय में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। कौन सा गवर्नर जनरल था तब? हेस्टिंग्स, ठीक है, वायसराय। अगला चलते हैं नेक्स्ट। शेरशाह द्वारा निर्मित GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, पंजाब को किसके साथ जोड़ता है? तो पंजाब को किसके साथ? पूर्व बंगाल के साथ जोड़ता है, ठीक है। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को पूर्वी बंगाल के साथ जोड़ती थी, ठीक। अगला क्वेश्चन, शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? तो वह कालिंजर में हुई थी। ऐसा माना जाता है कालिंजर अभियान के दौरान किले की दीवार से टकराकर लौटे एक गोले के विस्फोट से शेरशाह की 1545 ईस्वी में मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय वह उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था, ठीक है। मृत्यु के समय वो कौन सा अस्त्र चला रहा था? आग्नेयास्त्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत ही शानदार सेशन रहा। आप सभी लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले समय में जो भी नई वीडियो अपलोड हों उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो सबसे पहले आप चैनल हमारा सर्च करेंगे सफलतागढ़ के नाम से चैनल आएगा, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मुझे आगे वाली वीडियो डालने में थोड़ी मोटिवेशन मिले मुझे। तो कोशिश करिएगा अच्छा करने का। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए सफलतागढ़ चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुकुल, जय सफलतागढ़।